A warming welcome to the learners of India from Shri Classes। मैं पूजा शर्मा शुरू करने जा रही हूँ आज का ये रिवीजन सेशन, जिसमें हम समझेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एक बहुत ही धमाकेदार तरीके के साथ। तो अगर आपको इस लेसन के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, वहां आपको सब मिलेगा। तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं आज के हमारे इस सेशन पे। सबसे पहले बच्चा हम समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं ना, जब उन्हें घोलते हैं तो वो हमें देते हैं H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस। तो ये बात हमने अब दिमाग में फिट कर लेनी है, या तो वो H पॉजिटिव देंगे या फिर H3O पॉजिटिव देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ना HCl की, तो ये तो हमें पता है कि ये H पॉजिटिव दे देगा, लेकिन H3O पॉजिटिव कहाँ से आया? तो बच्चा वहां पे H2O भी तो है ना, हम अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो H2O भी है। तो जब H2O H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा तो हमें दे देगा H3O पॉजिटिव। अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या है? बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। कहने का ये मतलब है कि जब बेसिस को आप डिसॉल्व करोगे ना वाटर में, तो सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन पे वो हमें देते हैं OH नेगेटिव आयन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो एसिड्स है वो है खट्टे हैं, सावर है इन टेस्ट में, जबकि बेसिस की मैं बात करूँ ना तो वो बिटर हैं, कड़वे हैं। आगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटमस पेपर का, कि जो एसिड्स हैं वो कौन से लिटमस पेपर को टर्न करेंगे। नहीं रहता ना ध्यान में, लेकिन अब रहेगा। ए फॉर एसिड और बी फॉर ब्लू। तो एसिड का काम किसके साथ है? ब्लू लिटमस पेपर के साथ, रेड के साथ नहीं है। एसिड क्या करेंगे बच्चा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना ये बात। अब एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया ना, तो बेस के पास क्या रहा? सिर्फ रेड ही रहा ना। तो बेसिस क्या करेंगे? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू के ऊपर वो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात हमें ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन की, तो बच्चा ही ना एक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है ना, ये एसिड है, ये बेस है। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, ना वो एसिड रहते हैं ना वो बेस रहते हैं। तो अगर हमारा एसिड है तो किसके साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा? बेस के साथ करेगा ना। तो यही हमने समझना है कि एसिड न्यूट्रलाइजेस विथ बेस, एसिड न्यूट्रलाइजेस विथ बेस। और वही अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेस न्यूट्रलाइजेस विथ बेसिस न्यूट्रलाइजेस विद एसिड्स। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। देखो ये पेज नहीं है, ये पेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का भंडार है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल कंटेंट है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आपने ये बहुत बहुत ध्यान से समझ लेना है। अब अगर मैं बात करूं एसिड्स की, तो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं बच्चा? एसिड दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो डिसॉल्व करके ज्यादा H पॉजिटिव बनाएंगे, ज्यादा H3O पॉजिटिव बनाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ ना वीक एसिड की, तो वीक एसिड ऐसे एसिड है जो हमें कम H पॉजिटिव बना के देंगे। एक एक एग्जाम्पल आप इनका ध्यान में रखो। स्ट्रॉन्ग का HCl है और वीक का CH3COOH एसिटिक एसिड। बाकी अगर दो रखने हो तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। HCl है, H2SO4 है, वीक एसिड में CH3COOH और ऑक्सैलिक एसिड। अब बात करें अगर बेसिस की, तो बेसिस भी दो प्रकार के हैं। एक है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस जो हमें ज्यादा OH नेगेटिव देंगे, और एक है हमारे वीक बेस जो हमें कम OH नेगेटिव देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में आपने ध्यान रखना है बच्चा NaOH का और KOH का। वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ध्यान रख लेना, अमोनिया है और हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एटलीस्ट वन वन। एक एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। अब शुरू होता है हमारा इंडिकेटर्स का कंसेप्ट। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस है ना जो हमें बताते हैं कि ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। क्योंकि अब देखो ना, तो हम देख के जान सकते हैं कि ये एसिड है,
ना हम उसे स्मेल करके जान सकते हैं, है ना? अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार उसको टेस्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि कौन-सा हमारा एसिड है और कौन-सा हमारा बेस है। तो यही यही सब्सटेंसेस दैट डिटरमाइन वेदर ए सॉल्यूशन इज एन एसिड और बेस, जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये एसिड है या बेस है, उन्हीं को हम क्या कह देंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। और बच्चे ये कैसे काम करेंगे, एक है इसमें कलर इंडिकेटर। तो कलर इंडिकेटर नाम ही बता रहा है ना, जिसमें कलर चेंज को ऑब्जर्व करके हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिड है और ये बेस है। तो कलर इंडिकेटर ना हमारे दो टाइप के हैं। एक है नेचुरल। नेचुरल ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचर से लिए गए हैं, नेचर में है। और सिंथेटिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सिंथेसाइज किए गए हैं, ये आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। अब समझ लेते हैं कि इनका एक्शन कैसे होता है। तो देखो बच्चा, इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ ना, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है ना बच्चा, उस लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है पर्पल, ध्यान रखना। तो जो एसिड है ना, वो क्या करते हैं, पर्पल को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो बेस है वो क्या करेंगे, पर्पल को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है। एसिड टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन रेड और बेसिस टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ठीक है, अब ये तो बात हो रही है नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन की। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की या ब्लू लिटमस पेपर की, तो जो एसिड्स है ना बच्चा, वो क्या करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी, कि क्या करेंगे, ए फॉर एसिड, बी फॉर बॉल। तो एसिड क्या है ना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है, ब्लू लिटमस पेपर जो है, उसको कन्वर्ट कर देंगे रेड में, ध्यान रखना। लेकिन अगर एसिड का हम रिएक्शन देखें, कि चलो अब रिएक्शन देख लेते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन या रेड लिटमस पेपर के ऊपर, तो उसपे वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। एसिड जो है वो अपना इफेक्ट सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर पे ही शो करेंगे, उसको रेड में कन्वर्ट करेंगे। वही बात करें अगर बेसिस की, तो बेसिस जो है ब्लू लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, बेसिस क्या करेंगे, इनका काम है रेड लिटमस पेपर के साथ बेसिस करेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर को ब्लू में कन्वर्ट। तो ये हमने समझ लिया। अब एक और हमारा इंडिकेटर है, जैसे हल्दी है, टर्मरी है। आपने देखा ही होगा कि कई बार क्या होता है ना, खाना खाते टाइम जब हम टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे होते हैं ना, हमारे कपड़ों पे कोई दाग लग गया, आप देखोगे ना कि अगर आप उसके ऊपर ऐसे डाल दोगे, अगर आप उसके ऊपर नींबू डाल रहे हो, तो उस दाग के कलर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर उसको साबुन से धोओगे ना, तो एकदम से देखोगे कि ये येलो था, लेकिन अभी कैसा हो गया, रेड हो गया या ऑरेंज हो गया। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि जो एसिड है डज नॉट इफेक्ट येलोनेस ऑफ टर्मरिक। ये जो येलोनेस है ना, जो येलो कलर है हल्दी का, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे एसिड। लेकिन अगर मैं वही बेस की बात करूं, तो बेस क्या करेंगे, बेस टर्न्स येलो कलर ऑफ टर्मरिक रेड। तो बेस क्या करेंगे, जो येलो कलर था ना टर्मरिक का, उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे कुछ नेचुरल कलर इंडिकेटर थे। अब मैं बात करूं अगर सिंथेटिक इंडिकेटर थे, तो इसमें ना बहुत अच्छा एक नाम है फिनोप्थलीन, जिसको यूज भी किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये किस तरह से काम करता है बच्चा, जो फिनोप्थलीन है ना, वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता, ध्यान में रखना। तो ये ना मेरा एसिड सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसमें फिनोप्थलीन ऐड कर दिया, फिनोप्थलीन की मैं ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यही हमने ध्यान रखना है कि इन एसिड फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस। जब एसिड में हम फिनोप्थलीन को ऐड करेंगे, तो वहां पे कलर चेंज नहीं आएगा, वो सॉल्यूशन जो है हमारा कलरलेस ही रहेगा। लेकिन वही अगर मैं ये प्रोसेस बेस के साथ करूँ, फिनोप्थलीन जो कलरलेस है, अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ बेस सॉल्यूशन, तो क्या होगा बच्चा, कलरलेस फिनोप्थलीन था ना, और वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है ना, वो बन जाएगा पिंक सॉल्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि इन एसिड्स phenolphthalein remain colorless. In bases phenolphthalein turns pink. एक और इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो बच्चा नाम ही बता रहा है ऑरेंज, तो ये ना ऑरेंज कलर का है। लेकिन जब हम इसको एसिड में ऐड करते हैं ना, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, रेड। ध्यान रखना है, रेड हो जाएगा एसिड में।
लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ना कि बेसिस की, तो बेस बेस में जब हम ऐड करेंगे ना मिथाइल ऑरेंज, तो उसके कलर में क्या चेंज होगा? उसका कलर जो है ना वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ध्यान इसको रखना है ना, तो ऐसे भी रख लो कि मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में क्या है? एसिड, ना तो एसिड में अगर ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डाल रहे हो ना, तो वो रेड हो जाएगा और और गाढ़ा हो जाएगा ना। पहले तो ऑरेंज था, अब वो और डीप हो गया। एसिड एसिड की फ्रेंडशिप है, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन वहीं आप मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे ना, तो उसका जो कलर ऑरेंज था वो और फेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आगे आता है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जहां भी ये वर्ड आए ना बच्चों, ऑल्फैक्टरी, आपने समझ लेना कि बात हो रही है स्मेल की। अब ये जो इंडिकेटर ना, ये काम करेंगे हमारी स्मेलिंग सेंस पे। इसमें हम यूज करेंगे वैनिला, ऑनियन और क्लोव ऑयल। तो ये जितने भी हमारे इंडिकेटर्स है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, वेनिला है, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, अगर हम इनको ऐसे करें ना, ये मेरा एसिड है, मैंने उसमें वेनिला डाल दिया, जो फ्रेग्रेंस ना वेनिला की वो रिटेन रहेगी, वो वैसे ही रहेगी एसिड में। अब अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन में मैंने ऑनियन डाला या मैंने क्लोव ऑयल डाला, तो जो उनकी फ्रेग्रेंस है ना, जो उनकी स्मेल है ना, वो रहेगी एसिड में, वो गायब नहीं होगी। लेकिन बात करूं ना मैं बेसिस की, अगर मैं बेस सॉल्यूशन में ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके डालूं, वेनिला डालूं, ऑनियन डालूं और क्लोव ऑयल डालूं, स्टेप बाय स्टेप डालूंगी, ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक साथ ही उनको ऐड करूंगी, तो क्या होगा ना कि जो इनकी स्मेल है वो गायब हो जाएगी बेसिस में। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं वो एसिड है या फिर बेस है। स्मेल और वेनिला, ऑनियन, क्लोव ऑयल रिटेन इन एसिड्स। तो जो भी हमारे ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इनकी स्मेल रिटेन रहती है एसिड्स में। जबकि मैं बात करूं बेसिस की, तो स्मेल्स ऑफ वेनिला, ऑनियन, क्लोव ऑयल डिसअपियर इन बेसिस। तो इस तरह से ये हो गए हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये पूरा जितना भी कंटेंट मैंने कराया है, आपने इसको दिमाग में जरूर सेट करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा। तो बच्चा कुछ रिएक्शंस हैं एसिड्स और बेसिस की, अब हम उनको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन है एसिड की मेटल के साथ, कि जब भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखना है हमें, सोल्ट और हाइड्रोजन। जब एसिड और मेटल दोनों की इंटरेक्शन हुई तो क्या मिला? सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस में भी सेम यही प्रोडक्ट है बच्चा, घबराने की बात नहीं है, एक जैसा ही है। जब बेस और मेटल की इंटरेक्शन होगी तब भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलेगा बच्चा। देखो, ये ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताओ, जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन। अब भूलना नहीं है। और इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? प्रोब साउंड से। अब देखो ना, इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया है, H2SO4, इसके साथ जिंक की मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला? सॉल्ट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस साइड में निकल गई। एक तरह से ये हुई है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बेस की बात करूं, देखो बेस है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ली है मैंने जिंक, हमें मिल गया सॉल्ट Na2, ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन। तो ये अब हमने दिमाग में कर लिया फिट। बेस और एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। अब बात आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं कहती हूँ एसिड और बेस की। इसको कहते हैं बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है ना, जैसा मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, एसिड है, बेस है, दोनों की इंटरेक्शन हुई और क्या मिला? न्यूट्रल हो गए वो दोनों, ना तो एसिड रहे ना बेस रहे, हमें इससे मिलेगा सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन हमने ध्यान में रखनी है। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओ, चाहे बेस की एसिड के साथ कराओ, मिलना हमें सॉल्ट और वाटर ही है। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल एक कॉमन सा है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। HCl ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH ये है हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें क्या मिला? अब इससे सॉल्ट मिला और वाटर मिला। तो ये बहुत आसान सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। कई बार इस तरह से पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान अब आपने रखना है। जो मेटालिक ऑक्साइड है ना बच्चा, वो होता है बेसिक इन नेचर। अगर हमें ऐसे ध्यान नहीं रहता ना कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे या एसिडिक, तो ध्यान रखना है। बेसमेंट एक वर्ड है ना, जिसको जिस तरह से कह देते हैं कि अंडरग्राउंड अगर कमरे बनाए हैं तो कह देते हैं ना कि हमने बेसमेंट में रूम बनाया है, तो बेसमेंट, बेस फॉर बेसिक, मेंट फॉर मेटालिक।
तो ध्यान रखना कि जो मेटालिक ऑक्साइड है बच्चा वो होंगे हमारे बेसिक, और एसिड और बेस की रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो इसी तरह से ध्यान रखना कि मेटालिक ऑक्साइड बेस है तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये हमारा एसिड है, ये हमारा मेटालिक ऑक्साइड है, तो आप देखोगे हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। इसी तरह से बच्चा अगर मैं बात करूँ ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड की, तो मेटालिक तो हमने देख लिया बेसिक है, नॉन मेटालिक इससे अपोजिट होंगे हमारे एसिडिक। तो जब बेस की एसिड के साथ इंट्रैक्शन होती है तो सेम प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन है, इसमें भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। बाकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चा ये रिएक्शन जो है वो बहुत आसान है। देखो एक बात समझो ध्यान से, ये जो कंटेंट है ना बच्चा ध्यान से समझना है पूरी कंसंट्रेशन के साथ, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप जब पेपर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आपने ध्यान से समझना है सब कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, अगर हम HCl की एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H3O पॉजिटिव आयन, है ना, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एसिड है। अगर मैं बात करूं बेस की वाटर के साथ रिएक्शन की, तो इसमें हमें मिलता है बच्चा OH नेगेटिव आयन। अब देखते हैं ना मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कैसे होती है एसिड के साथ। तो देखो बच्चे यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से ना एक बात तो ध्यान में रख ही लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो जब भी एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे सॉल्ट और वाटर। देखो ना सॉल्ट और वाटर तो चले आ रहे हैं, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर, है ना, यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर होगा बच्चा, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो ये अब आपने ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेस के साथ क्या रिएक्शन है, तो इनकी रिएक्शन नहीं होती है, देयर इज नो रिएक्शन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ कॉमन से एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ इंटरेक्शन के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब एसिड और बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक का ये मतलब हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो ये जो हमने प्रोसेस करनी है ना डिसॉल्विंग, ये ध्यान से करनी है। इसमें क्या होता है ना बच्चा कि एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली, कि जब भी हम डिसॉल्व करें ना एसिड और वाटर को, तो ध्यान रखना है कि हमने एसिड को वाटर में धीरे धीरे डिसॉल्व करना है, ना कि वाटर को एसिड में। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बताओ एसिड को ही वाटर में क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर को एसिड में क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपका ये कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। देखो अगर आप पूड़ी बना रहे हो, आपने कढ़ाई में बहुत सारा तेल भर लिया है और वो गर्म हो गया है, ठीक ठाक गर्म हो गया, अब आपने उसमें पानी डाल दिया एकदम से, तो क्या होगा, एकदम से वो सारा तेल जो है आपके ऊपर गिर जाएगा और आपको उससे बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि तेल जो है ना उसको मैं पानी में ऐड करूं, जो तेल है ना गर्म तेल है, अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करूं तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना और आप कंफ्यूज हो कि एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में, तो ध्यान रखना एसिड की जगह आप यही इमेजिन करना कि जो कढ़ाई में गरम तेल है ना उसको एसिड के साथ कनेक्ट करना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने वाटर को एसिड में नहीं डालना है, तो एसिड को धीरे धीरे हमने वाटर में डालना है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आपने सही आंसर देना है एग्जाम में। ध्यान रखना एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर, की एसिड को तो डाल सकते हैं, ठीक है, तेल को तो डाल सकते हैं पानी में, लेकिन पानी को तेल में, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, वहां पे हमें डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, डाइल्यूशन का मतलब है कि ज्यादा पानी ऐड करना, जो एसिड और बेस है उसमें ना मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है
उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर वही मैं बात करूँ ना कंसंट्रेशन की, तो ये इससे अपोजिट है। इसमें पानी की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड या बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा बच्चा कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है ना वो ज़्यादा होंगे। अगर कंसंट्रेटेड हमारा एसिड या बेस है तो वहाँ पे HOH ज़्यादा। और अगर डाइल्यूशन की बात हो रही है ना कि डाइल्यूट है हमारा एसिड और बेस, तो वहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कम। ध्यान रखना है। बच्चा अब हम समझेंगे पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या है और इसका काम क्या है। तो जैसा कि नाम बता रहा है ना पीएच, पीएच का मतलब है पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की पावर के बेस पे हम समझेंगे कि हम एसिडिटी और बेसिसिटी को किस तरह से मेजर करेंगे, कि जो हमारा सब्सटेंस है ना वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस, कि जो हमारे एसिड्स हैं और बेसिस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे पीएच स्केल बनाया है। यहाँ पे आप काउंटिंग देखोगे ना तो 0 से शुरू हो रहा है ये 14 तक। और इसमें कलर्स भी इस तरह से ही कुछ होते हैं। जो रेनबो में कलर है ना, यहाँ से शुरू कर लो आप। वायलेट से अगर शुरू करोगे तो जाते जाते रेड, यहाँ पे रेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पीएच स्केल है। बच्चा इसमें क्या है ना, एक पॉइंट ये ध्यान में रखने लायक है कि जैसे जैसे हमारा पीएच स्केल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे H पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं। ध्यान रखना, यही हमारा पीएच स्केल का डेफिनेशन भी है। पीएच स्केल क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच स्केल आगे बढ़ेगा तो हमारे हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते जाएंगे। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो अब देखो बच्चा यहाँ पे ना 7 बिल्कुल बीच में आ रहा है 7। तो बच्चा ये न्यूट्रल पीएच है, ध्यान रखना है। अब 7 से अगर आप पीछे जाओगे ना 0 तक, तो क्या है, H पॉजिटिव आयन जो है बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप 7 से आगे जाओगे तो आगे की तरफ OH नेगेटिव आयन जो है वो बढ़ेंगे। इन शॉर्ट समझ लो अच्छे से, जैसे जैसे हमारा पीएच स्केल बढ़ेगा बेसिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे घटेगा तो एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी। जिसकी उतनी कम पीएच वैल्यू वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना ये। और जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए ये आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। इसकी पीएच वैल्यू है 0 जो कि बहुत कम है। अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 14। तो इस तरह से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एसिड है और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे है हमारा पीएच इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें क्या करना है बच्चा, इसमें ना बड़ी कॉमन कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। आवर बॉडी वर्क्स विद इन 7 to 7.8 pH। ध्यान रखना है आपने कि जो हमारी बॉडी है ना वो कितनी पीएच में काम करेगी अच्छे से। तो बच्चे ये है स्लाइटली अल्केलाइन पीएच 7 to 7.8, जो कि ब्लड की पीएच है। सेकंड पॉइंट है इसका, स्टमक हैज 1 to 3 पीएच। तो देखो स्टमक में ना HCl होता है और वहां पे जो पीएच है वो बहुत कम होती है, वहां पे एसिडिटी होती है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे डाइजेशन के लिए, ध्यान रखना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है ना बच्चा, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में हमें हो जाता है इंडाइजेशन। तो अगर इंडाइजेशन हो गया ना, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक बेस। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ना एसिड और बेस की, जिसमें ना तो एसिडिटी रहती है ना बेसिसिटी रहती है। तो जब जाहिर सी बात है जब एसिडिटी बढ़ गई तो हमने बेस जो था वो वहां पे ऐड कर दिया, हमने बेस जो है इनटेक कर लिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो बेस्ट इन 6.3 टू 7.3 पीएच। तो ये पीएच है जो कि स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कलाइन है। इसमें हमारा प्लांट जो है वो बेस्ट ग्रो करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सॉइल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो ऐसे में हम उसको ट्रीट करा सकते हैं क्विक लाइन से और स्लैक्ट लाइन से, क्योंकि ये बेसिक है इसलिए। अगर हमारी सॉइल जो है वो बेसिक हो जाए, अगर बेसिक है ना तो उसको एसिड से ट्रीट कराने की जरूरत है ना,
तो ऐसे में हम उसका ट्रीटमेंट कराएँगे ऑर्गेनिक मैटर से क्योंकि वहाँ होता है बच्चा एसिड, ह्यूमिक एसिड। अब अगर बी स्टिंग की बात करें, अगर कभी हमें मधुमक्खी काट जाती है, तो उसमें बच्चा होता है मीथेनोइक एसिड। इस केस में क्या होता है ना, हमें वहाँ पे जहाँ पे मधुमक्खी ने हमें काटा है, अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा रगड़ दें, तो हमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि मीथेनोइक एसिड एसिड है और बेकिंग सोडा क्या है? क्या है? बेस है। इसलिए ध्यान रखना है ये भी। नेक्स्ट बात करें तो एसिड रेन जो होता है ना, अब एसिड रेन को एसिड रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे पानी का जो नेचर है ना वो एसिडिक हो जाता है। पानी का वैसे पीएच 7 होता है, लेकिन जो एसिड रेन है वहाँ पे पानी का पीएच चला जाता है 5.5 जो है एसिडिक। तो इसी रेन को हम क्या कह देंगे? एसिडिक। अब ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बच्चा बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये हार्मफुल होता है किसके लिए? एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली ये भी बात है ना, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं, हम शुगर खा रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया ये शुगर पे एक्ट करते हैं, ठीक है? तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बच्चा एसिड, और यही एसिड कारण है हमारे दांतों के सड़ने का। तो ऐसे में आप जानती हो कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, जिससे हमारे दांत अच्छे से साफ हो जाते हैं। रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि दांतों को साफ करना है, रीजन ये भी है क्योंकि हमारे पेस्ट में होता है बच्चा बेस, और जो एसिड बैक्टीरिया बना रहे हैं अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे? किससे? बेस से। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है। तो ये हमने ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स कि कुछ नेचर में एग्जिस्ट करने वाले कॉमन एसिड्स हैं। तो देखो इनको हम ना बड़े अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे है बच्चा विनेगार। विनेगार ये देखो ना, ये वी है, तो इसमें कौन सा एसिड होगा? ये भी वी, ये ये भी वी है लेकिन ये उलट रखा है, तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं ना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में उल्टा वी। तो विनेगार में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड तो दूध के लिए क्या कह देते हैं ना कि लैक्टोस है। तो ये जो लैक्टो वर्ड है ना बच्चे, ये मिल्क से रिलेटेड है, इसीलिए ध्यान रखना कर्ड जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो इसमें कौन सा एसिड होगा बच्चा? इसमें होगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमारा आंट का स्टिंग है, नेटल का स्टिंग है, ये एक प्लांट है, तो उनमें क्या होता है? उनमें होता है बच्चा मीथेनोइक एसिड, तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। अब ऑरेंज और लेमन की मैं बात करूं ना, तो ऑरेंज और लेमन एक जैसे फ्रूट है ना, तो इसमें भी ध्यान रखना, इसमें है हमारा सिट्रिक एसिड। टैमारिंड, टी फॉर टैमारिंड और टी फॉर टार्टारिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा टोमेटो। टोमेटो टी ओ, ओ से ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में क्या हुआ? ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से हमने ध्यान में रखना है। एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ टैमारिन में कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। आंट और नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड है? मेथेनोइक एसिड। अब अगर मैं बात करूं सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट क्या होते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। सॉल्ट बच्चे जैसे कि कॉमन सॉल्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे हमारा Na पॉजिटिव भी बन रहा है और Cl नेगेटिव भी बन रहा है। तो एक तरह से सॉल्ट्स वो कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। अब ये बनते कैसे हैं? तो हमें पता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जिसमें एसिड और बेस की इंट्रैक्शन हुई और क्या बना? सॉल्ट और वाटर। तो यही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखनी है। अब बच्चों क्या होता है ना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैं इंटरेक्शन करा रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी का प्रभाव दिखेगा ना, तो हमारा सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि वीक बेस की जगह लूं स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड ले लूं वीक, तो ऐसे में हमारा सॉल्ट बनेगा, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट भी बनेगा बेसिक सॉल्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। बच्चा अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, तो इनके बारे में भी अब हम समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि हम जानते ही हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH।
तो इसकी फॉर्मेशन के लिए ना एक प्रोसेस है जो बड़ी फेमस है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बच्चा क्लोरीन भी बन रही है और साथ में अल्कली भी। अल्कली क्या है? अल्कली बेस है जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, हम लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन। तो ये जो NaCl का सॉल्यूशन है इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कह देते हैं। इसकी हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या मिलता है हमें? फिर हमें इसमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है इसीलिए ये लिबरेट होगी बच्चा एनोड से, और जो हाइड्रोजन है वो हमें मिलेगी कैथोड से, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कैथोड जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। हमने देख लिया NaOH की फॉर्मेशन, तो हमने समझ ली ना, आसान है बिल्कुल। अब देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है। बच्चा इसका यूज बिल्कुल सिंपल है। आप ये दो तीन नाम ध्यान में रखिए, सोप, पेपर, डिटर्जेंट। तो ये तीन आप बताइए कि सोप की फॉर्मेशन में, डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में और साथ में पेपर की फॉर्मेशन में। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं हम अपना अगला सॉल्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चा इसका ना ध्यान में रखना है नाम, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं स्लैक्ड लाइम CaOH ट्वाइस और क्लोरीन के बीच में। तो हमें आराम से ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अब देख लेते हैं इसके यूज। तो इसके यूज भी बहुत सिंपल है। देखो, इसको हम यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में एज ब्लीचिंग एजेंट इन कॉटन इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग का क्या मतलब है? ब्लीचिंग का मतलब है कि कलर को रिमूव करने के लिए। और साथ में डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये तो हमें पता है ना कि क्लोरीन का यूज किया जाता है ना ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए। तो इसलिए हम, इसमें क्लोरीन है ना, तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करेंगे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पीने के लायक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है बेकिंग सोडा। तो बच्चे के जितने भी आ रहे हैं ना कॉमन है, ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन। इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा NaHCO3। ये जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा है ना, ये मिलते जुलते ही हैं। देखो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका क्या है? Na2CO3। ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 है ना, लेकिन यहाँ 2 की जगह हमने H लिख दिया है। इसी तरह से ना आप इसका केमिकल नेम भी बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो हमने सॉल्ट लिया NaCl, उसमें ऐड किया वाटर, उसमें ऐड किया CO2 और साथ में NH3। तो ये सारी चीजें जब हमने मिक्स की तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है हमारा बेकिंग सोडा। अब ना जब इसको हम हीट करते हैं NaHCO3 को तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। बड़ा सिंपल है ना कि बेकिंग सोडा है, सबसे पहले हमने ये चीजें ऐड कर दी, बेकिंग सोडा मिल गया हमें। अब बेकिंग सोडे को हमने हीट किया तो हमें आराम से Na2CO3 मिल गया। अब जब हम इस Na2CO3 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ना तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि ठीक है बेकिंग सोडा तो हमें मिला, इसके काम क्या है? तो इसके काम बहुत ही आसान है, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग बेकिंग सोडा में भी बेकिंग है ना और बेकिंग पाउडर में भी बेकिंग है। तो बेकिंग पाउडर जो बनता है बच्चों वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। साथ में हमने ध्यान रखना है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कि जो आग बुझाने वाले होते हैं ना वहां पे भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। तो बच्चा देखो ना बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है, तो बेस है तो जाहिर सी बात है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन में यूज किया जाता है एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। अब बात करें अगर हम वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा भी जैसे हमने यहाँ पे समझा ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा है, अगर हम उसको हीट करें ना तो हमें Na2CO3 मिला। अब जब मैं इस Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, Na2CO3 10H2O। Na2CO3 में 10 H2O और मिल गए हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चा? ये है हमारा वॉशिंग सोडा। ध्यान रखना है बिल्कुल आपने सोडियम कार्बोनेट और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी बताने हैं।
और यही ना ये देखो कुछ लग रहा है ना पानी के मॉलिक्यूल एकदम से फॉर्मूले में अटैच कर दिए गए हैं। यही वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट, इसको हम कह देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो इस तरह से दिख रहा है ना आपको कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना बच्चा, इसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी हमने ध्यान रखना है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है ना। अब देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है, परमानेंट हार्डनेस रिमूवर। सेकंड, क्लीनिंग एजेंट। तो वॉशिंग वॉशिंग है साफ करने के लिए एजेंट, तो वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है बच्चा उसमें। और एक है मेकिंग सोप और पेपर। सोप और पेपर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो बच्चा, अगर हमें इसका केमिकल फॉर्मूला पता है ना, CaSO4 हाफ H2O, तो आधी जंग तो हमने इसी में जीत ली। तो ये हमने याद रख लेना है कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाफ H2O। तो इसके लिए ना एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि ये जो CaSO4 हाफ H2O है ना, अगर मैं इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CaSO4 2H2O। तो ये जो हमने हमने यहाँ पे लिखा है ना कि है तो CaSO4 ही, लेकिन जिसके साथ हाफ H2O लगा है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जहाँ पे 2H2O लगाया है वो है हमारा जिप्सम। तो आप देखोगे ना कि थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन ना ये दोनों चीजें बहुत ही अलग हैं। इसके काम बिल्कुल अलग हैं और इसके अलग हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए। जब कई बार किसी को चोट लग जाती है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बोन को सपोर्ट देने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिप्सम जिप्सम का यूज किया जाता है बच्चा इन मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल। तो ये दोनों चीजें जो है वो बहुत अलग हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना वो पाउडर की फॉर्म में होता है और इसको ना बिल्कुल बचाया जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्योंकि अगर इसने थोड़ा सा भी मॉइस्चर पकड़ लिया ना, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी इसने ले लिया ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे जिप्सम में। और जिप्सम जो है वो हार्ड मटेरियल है, अगर जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाता है तो बच्चा फिर हम इसको फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात भी हमने ध्यान में रखनी है। इस तरह से हमने ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी पढ़ लिए और इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए, और ये लेसन हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी केमिकल नेम आ रहे हैं ना आप लिखो, केमिकल फॉर्मूले आप लिखो और लेसन को आप अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।